नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और शाम के बज चुके हैं 6 और ये वक्त है बायोलॉजी लाइव का। तो आप में से जितने भी बच्चे आज हमारे पास पहुंच चुके हैं, सारे बच्चे क्लास 12th के, आज हम पढ़ने वाले हैं एक जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है विकास के प्रमाण। आखिर इस दुनिया में विकास जो हुआ है, जो बदलाव हुआ है, इसके क्या प्रमाण है हमारे पास और हम उसे कैसे पहचानते हैं कि आखिर बंदरों से ही मनुष्य बने हैं या फिर इन दुनिया के जो जीव हैं उन सब के बीच में क्या कोई गहरा संबंध है। ऐसी बहुत सारी चीजों को आज जानने के लिए हम सब इस वीडियो के माध्यम से आज जुड़े हुए हैं। तो अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी क्लास 12th का है और पढ़ना चाहता है जबरदस्त तरीके से और भी डिटेल वीडियोस, क्वेश्चंस और भी बहुत सारी चीजों से, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, विकास के प्रमाण। विकास एक बेहतरीन चैप्टर। आज मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी की उम्र कैसे पता लगाई जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिल्ली और चीते के बीच में क्या संबंध है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप में और मुझ में क्या संबंध है। आज मैं आपको बताऊंगा आप में और बंदरों के बीच में क्या संबंध है। आज मैं आपको बताऊंगा और भी अनगिनत चीजें जो बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ के। स्टार्ट करते हैं पहला सेशन। पहला सवाल आपसे स्क्रीन पर यह रहा कि आप मुझे बताइए प्रारंभिक वातावरण में कौन कौन सी गैसें सबसे पहले बनी थीं। जवाब बहुत तेजी से आना चाहिए क्योंकि मैं बच्चों के अंदर एक उत्साह देखना चाहता हूं, बच्चों के अंदर एक भावना देखना चाहता हूं कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कितना जबरदस्त क्रेज होना चाहिए आपके अंदर। जवाब दीजिए पहला आंसर कि प्रारंभिक वातावरण में कौन कौन सी गैसें उपस्थित थीं जिसके आधार पर फिर बाद में वायुमंडल वगैरह बना। बताइए प्रारंभिक वातावरण में कौन कौन सी गैसेस थीं। पहला सवाल, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए फटाफट। कहां है आंसर? सुमित पाल जी जल्दी जवाब दीजिए। बाकी सारे बच्चे, कौन कौन सी गैसेस थी प्रारंभिक वातावरण में जिन्होंने वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? कौन था वो? जवाब। प्रारंभिक वातावरण में गैसेस थी मीथेन, प्रारंभिक वातावरण में गैसेस थी अमोनिया, प्रारंभिक वातावरण में गैसेस थी H2 और प्रारंभिक वातावरण में उपस्थित था जलवाष्प। तो ये वो चार चीजें थी जो प्रारंभिक वातावरण में था। तापमान था 800 डिग्री सेल्सियस और कुछ ऐसे पृथ्वी पे जीवन आया था। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल क्या पढ़ाया था मैंने आपको पढ़ाया था पहला विकास का प्रमाण। विकास का पहला प्रमाण कहां पे मिला था? तो हम बात करेंगे विकास के पहले प्रमाण की और वो है पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस, पूरा जीवी प्रमाण। इट बेस्ड ऑन, ये किस बात पर आधारित था? मैंने आपको पढ़ाया था मेरे बच्चे, कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, क्योंकि अब विमान उड़ान भरने वाला है और अब हम इसे पता लगाएंगे कि जीवन का विकास कैसे हुआ, कैसे बने इतने जीवन के लोग, इतनी दुनिया के वैरायटी के लोग कैसे बने, आखिर ये सब बना कैसे है। तो ये जीवाश्म पर आधारित है। तो पहले कुछ लोगों ने सबसे पहला प्रमाण देखा जीवाश्म। जीवाश्म क्या है बेटा? जीवाश्म के बारे में पूछा जाएगा तो बताना जीवन का कठोरतम रूप। जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म होता है जीवन का कठोरतम रूप। कठोरतम रूप में कौन कौन सा आ सकता है? इसमें आ सकती है मेरे बच्चे हड्डियां। हड्डियां मिलती हैं और क्या मिलता है? हड्डियों के साथ साथ मिलते हैं नाखून। नाखून के अलावा और क्या मिलता है? इसके अलावा जीवन के अवशेष, जीवन के अवशेष मिलते हैं। और क्या मिलता है? पत्तियों की आकृति, पत्ती की आकृति मिलती है हमें, ठीक है, आकृति मिलती है। इन सभी आकृतियों को जब हम देखते हैं, आकृतियों को देखते हैं तो यह जीवाश्म कहलाता है। कभी कोई चट्टान फूटी होगी तो उसमें ऐसा कुछ जानवर दिखाई दिया। आपको क्या लगता है ऐसा कोई जानवर आज उपस्थित है? जब आज उपस्थित नहीं है तो ये जीव कैसे दिखाई दिया? पहले रहा होगा। क्या ऐसी कोई मछली आपको आज दिखती है? नहीं दिखती है। तो ये कहां से आई? यहां पे चित्र कैसे बना? रहा होगा। ये ऐसा एक जीव, ये जो दिख रहा है, ये आर्कियोप्टेरिक्स का डायग्राम है। ये पक्षी है, डायनासोर की तरह मुंह है और इसको देख के पता चला कि भैया ये तो आज रहता ही नहीं। तो कहां से आया? जीवाश्म के भूगर्भ के अंदर छुपा हुआ है। तो लाखों प्रमाण छुपे हुए हैं भूगर्भ के अंदर। जाके खोदो, निकालो, पता लगाओ कौन कितने साल पहले पुराना है और कौन कैसे बना है। इसके अलावा ऐसे भी प्रमाण मिले। ये प्रमाण मिला कहां पर? भू के गर्भ में।
कहां पे मिला है? भू के गर्भ में मिला है। तो ये सारे प्रमाण देखकर दिमाग टक्कर खा गया, और टक्कर खाने के बाद पता चला कि ये तो है ही नहीं आज, ये सारे जीव इस दुनिया में अभी तो है ही नहीं, तो इनके चित्र कैसे मिल रहे हैं? तो पता चला कभी रहे होंगे। तो जब रहे होंगे फिर आया भूकंप, तूफान, दब गए वो, और दबने से प्रमाण बन गया। तो फिर आप कहेंगे तो क्या सर मैं अगर दब जाऊंगा कल तो क्या प्रमाण बन जाएगा? ऐसे नहीं बनता प्रमाण। प्रमाण ऐसे बनता है कि एट द सडन भूकंप आए, पृथ्वी दब जाए, हम ऐसी जगह पे दब जाएं जहां वायु ना हो, जहां पर कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो पाए, तो वहां पर ये दबेंगे और उनका चित्र बन जाएगा, छपेंगे। कालांतर में जब हम उसे खोदेंगे तो हमें यह प्रमाण दिखाई देगा। आज जो कोयला मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? ये ऐसे ही मिला था। ये जो आज कोयला हमें मिल रहा है ये भी हमें ऐसे ही मिला था, ऐसे ही दबा था, फिर वो जीवाश्म बना, वो आज हमारे काम आ रहा है। आज हम जो पेट्रोल, क्रूड ऑयल यूज करते हैं वो भी ऐसे ही दबा होगा। पौधे ऐसे ही दबे थे, बहुत साल पहले टेरिडोफाइटा दब गए थे, और वो आज कोयला, वो आज तेल, वो आज ये सारी चीजें बनाते हैं। ये जो भी कुछ भूगर्भ में मिलता है ये हमारे कालांतर में हुए प्रमाणों का परिणाम है कि उस समय हुआ था, इसलिए आज ये मिल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये प्रमाण है कि इस दुनिया में, इस जीवन से पहले भी एक जीवन था जो हमसे अलग था, जो हमसे अलग प्रकार का था। अब सवाल है इसकी उम्र कैसे पता लगाते हैं? इसकी उम्र पता लगाना पड़ेगा ना, कितने साल पहले था। तो उम्र पता लगाने के लिए केमिस्ट्री में एक मेथड पढ़ाया जाता है, कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग जिसे अपन कहते हैं। तो कार्बन डेटिंग से क्या करते हैं? कार्बन के अर्ध आयु काल से कार्बन डेटिंग से पता लगाया जाता है। ये केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, लगाया जाता है। तो जीवाश्म के उम्र का कैसे पता लगाएंगे? कार्बन की डेटिंग करके। कार्बन के अर्धायु काल का पता लगाएंगे, कार्बन का अर्धायु काल पता चलेगा, हमें जीवन पता चल जाएगा कितने साल पुराने थे जी तुम। तो पता लगाएंगे, ये बबुआ ये काहे पड़े हो यहां पर, कितने साल पहले थे। कार्बन डेटिंग बताएगा कि ये 15, 20, 25, 30 मिलियंस ईयर एगो, वर्ष पहले ये वहां पर उपस्थित थे। इससे पूछेंगे ए मछली काहे पड़ी हो यहां पर, तो बताएगी ये कि हम बहुत साल पहले एक भूकंप आया था, हम दब गए थे और दबने के बाद से पड़े हुए हैं, तुम आए हो तो हमको जान लो। ये बताएगी। ये कैसा दिख रहा है? ये घोघा जैसा कुछ दिख रहा है। तो ये जो आर्थ्रोपोड्स वगैरह वगैरह मोलस्का मिले होंगे, ये भी जीवन का प्रमाण कार्बन डेटिंग से देंगे कि भैया लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले जब ये पृथ्वी थी तब दबी, और दबने से हम वहां पर दब गए थे, आज तुमने हमें मुक्त करवा दिया। वैसे ही आर्कियोप्टेरिक्स गवाही देता है इस बात की कि हम डायनासोर के बाद हम ही थे। ये आर्कियोप्टेरिक्स अपनी संरचना से, अपने स्ट्रक्चर से ये प्रमाण देता है कि जब डायनासोर विलुप्त हो रहे थे तो वो हम में बदल गए थे, आर्कियोप्टेरिक्स में आ गए थे। ये प्रमाण देता है, और ये पौधा वहां पर छुपा हुआ प्रमाण दे रहा है कि हम लाखों वर्ष पहले ऐसे दिखते थे। यही है पूरा जीवी प्रमाण, यही है हमारा पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस, यही है हमारा भूगर्भीय प्रमाण कि भू के गर्भ में झांकते हैं हम, और जब हम झांकते हैं, खुदाई करते हैं, तो हमें यह प्रमाण मिलता है, और यह प्रमाण हमें बताता है कि बॉस इतने साल पहले मैं ऐसा दिखता था और वक्त की मार ने मुझे यहां पर दबा दिया था। समझ गए मेरी बात को? ऐसा कुछ हुआ था। तो इसको समझने के लिए हम एक आसान भाषा में कुछ शब्द बताते हैं कि कैसे पता लगाया जाता है। पता लगाने के लिए हम चट्टानों को काटते हैं, चट्टानों के अंदर जीवाश्म के रूप में जीवन के कठोरतम अंगों का अवशेष मिलता है। क्या त्वचा मिली? नहीं मिला। क्या जीभ मिली? नहीं मिला। क्या किडनी मिली? नहीं मिला। कौन मिला? कठोरतम रूप, हड्डी, नाखून, चोंच, ये सब मिला था। समझ रहे हैं बात को? ये सारी चीजें मिली थी वहां पर। तो उन चट्टानों को कौन सी चट्टान कहेंगे? ऐसे ही चट्टान नहीं, उस चट्टान को हम कहेंगे अवसादी चट्टान।
जो अवसाद से बनती है, परत दर परत, परत दर परत बनती जाती है। तो क्या लगता है कि मैं कहीं पे भी खोदूंगा और आपको अवशेष मिल जाएगा? ना मुन्ना ना, गलत फहमी है ये। हमें ये अवशेष तलछटी चट्टानों पे मिलते हैं, अवसाद या तलछट से बनते हैं। याद रखना, किससे मिलते हैं मेरे बच्चे? ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कहां पर मिलते हैं? अवसादी चट्टानों पे। जीवाश्म कहां मिलता है? अवसादी चट्टानों पे। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अगर पसंद आ रही है तो, एंड सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, और ऊपर में जो लिखी लिंक है वो क्रांति बैच के लिए ज्वाइन कर लो इसको। बहुत बढ़िया। तो एक तलछट दूसरे तलछट के परत जो है पृथ्वी के लंबे इतिहास का गवाह है। बता चुका हूं, वही चीजें एनसीईआरटी ने लिखी है, तो एक्सप्लेन कर दे रहा मैं कि ये जो परत दर परत बन रही है, ये एक परत फिर दूसरी परत गवाह है कि जब ये परत बनी होगी, फिर भूकंप आया होगा, फिर प्रलय हुआ होगा, फिर सब मर गया होगा, फिर जीवन आया होगा, फिर बने होंगे, और ऐसे जीवन चलता रहता है। और भिन्न आयु की चट्टानें, तलछट में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव थे वहां पर। जबजा गहरी चट्टानों पे अलग प्रकार के जीव थे, उसके ऊपर अलग प्रकार के, उसके ऊपर अलग प्रकार के, उसके ऊपर अलग प्रकार के। तो जो जितनी गहराई में मिले वो उतने पुराने थे, जो जितने ऊपर मिले उतने नए थे। इससे हमें उनकी उम्र पता चली जनाब। क्या पता चली? उम्र पता चली। और तलछटी के निर्माण जब हो रहे थे उस दौरान वो मरे थे। जिस समय वो परत बन रही थी उसी दौरान वो मरे थे, इसलिए वो उस तलछटी पे दब गए और अवशेष बन गया। कहो हां, समझ आया? कमेंट सेक्शन पे रोर। क्या गजब की चीज पढ़ी जा रही है, वाह, मजा आ जा रहा है सुन के ही। कितना अद्भुत लग रहा है कि हम किस चीज को पढ़ रहे हैं? दुनिया के निर्माण को पढ़ रहे हैं। वाह भाई साहब वाह। अगली कहानी। अब उनमें से कुछ लोग आज के जो आधुनिक जीव हैं उनसे मिलते जुलते हैं, तो पता चलता है ओ, आज की मछली पहले ऐसे दिखती थी। अच्छा, आज का टेडोफाइटा पहले ऐसे दिखता था। अच्छा, मनुष्यों के जैसे अगर कुछ दिखे ही नहीं, तो इसका मतलब है कि मनुष्य जिस तलछटी के बाद दिखे तभी इनका मतलब अवशेष था। समझ रहे हो बात को? जैसे मान लो ये पूरा समय दिखा, उनमें से कुछ आधुनिक जीवों से मिलते जुलते थे जो विलुप्त हो गए। हमको कैसे पता चला कि इस दुनिया में डायनासोर थे? हम देखे कि हमारे बाबूजी गए थे। कोई गया था क्या? नहीं देखा था। हमने किसी को डायनासोर दिखा था? नहीं देखा था। आपने देखा था? नहीं देखा था। कैसे पता कि इस दुनिया में डायनासोर आया? डायनासोर मिला था तलछटी में, जमीन की गहराई पे मिला था। और जब वहां पर गहराई पे मिला था तो कह दिए इतने साल पुराना था। फिर पता चला कि आज तो डायनासोर है नहीं, तो क्या कोई आज के जैसा है जो डायनासोर से मिलता जुलता हो? तो पता चला यार आज तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ लक्षण सरीसृप के मिलते हैं, कुछ लक्षण पक्षियों के मिलते हैं। तो हमने कह दिया डायनासोर जो है ना सरीसृप था। डायनासोर सरीसृप था और वो फिर पक्षी बन गया। आज यही है वो दुनिया में। तो ऐसे पता चलता है। और अध्ययन बतलाते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के रूप बदलते रहते हैं। जीवन जैसा है वैसा नहीं था पहले। हम पहले नहीं थे। मनुष्यों का विकास 15 मिलियन साल पहले से नहीं था। हम मात्र 15 मिलियन ईयर एगो इस दुनिया में मनुष्य बना है। और पृथ्वी कब बनी थी? जीवन कब आया था? 1.5 बिलियन ईयर एगो यूकैरियोटिक बन चुके थे। 1.5 बिलियन ईयर एगो, बिलियन वर्ष पहले इस दुनिया में जीवन आ चुका था, यूकैरियोटिक बन चुके थे। हम कब बने? 15 मिलियन ईयर वर्ष पहले। तो इतने लंबे समय तक कोई और इस दुनिया में रह रहा था, कोई और था जिसका इस दुनिया में राज था, जो यहां पर रहता था, और उसका प्रमाण भूगर्भ देता है। इसीलिए कहते हैं इतिहास सच बताता है। प्रमाण मिला है और वो विशेष भूवैज्ञानिक काल तक ही सीमित रहे, उसके बाद मर गए। डायनासोर किसी खास समय तक इस दुनिया में था और उसके बाद मर गया, क्योंकि उसके बाद उसके अवशेष मिले ही नहीं। हमारे अवशेष गड्ढे में नहीं मिले तो हमने कह दिया कि हम उतने पुराने नहीं हैं।
जिसका जितना लंबा इतिहास दिखाई दिया उतना ही लंबा वो जीवन चला, और हमने बता दिया कि हां वो इतने सालों तक जिंदा था, इतने सालों तक रहा और मर गया। जस्ट एग्जांपल के लिए ये एक भूगर्भ क्या हमने लाइन बना दिया। मैंने कहा कि पहले पैलेजोइक था, फिर मीजोजोइक था, सीनोजोइक था। जब पहली बार मैंने देखा तो मीजोजोइक में यहां पर डायनासोर दिखाई दिया, फिर पता चला कि थोड़ा बड़ा डायनासोर दिखाई दिया, फिर पता चला कि और बड़ा दिखाई दिया, इसके बाद कोई अवशेष मिला नहीं और आज है भी नहीं। आज है भी नहीं तो मुझे क्या पता चला कि भैया जब मीजोजोइक समय था ना तब ये बने थे, जब मीजोजोइक काल था तब ये बने थे, उसके बाद और बढ़े और बढ़े, इतना बढ़े कि ज्यादा बड़ा हो गए, तो उसके बाद निपट गए, तो यहां पर उनका जीवन नष्ट हो गया। तो हम ये कहेंगे कि जो मीजोजोइक समय था वो डायनासोर का टाइम था। काय का टाइम था जी? डायनासोर का टाइम था। समझे बंधु? वैसे ही हम भी कुछ सालों में अगर विलुप्त हो जाएंगे तो हमारा समय सीनोजोइक में मिलेगा, और इसके बाद का जो काल शुरू होगा उसमें हमारा अवशेष है कि नहीं है ये हमारे कर्म डिसाइड करेंगे, ये हमारे काम डिसाइड करेंगे। अच्छा अगर दुनिया को बढ़िया बचा के रखे, अच्छे तरीके से रहे तो हम जिंदा रहेंगे, अदरवाइज हम भी अवशेष में पड़े हुए मिलेंगे। फिर कोई सालों साल बाद देखेगा, अरे शुक्ला जी यहां पे दबे हुए हो, क्या बात है, मतलब थे तुम, समझे? ऐसे ही अवशेष मिलेगा, हमारा तुम्हारा भी अवशेष मिलेगा, और देखेंगे कोई करोड़ों साल बाद हमारे अवशेषों को कि हमने भी कुछ बना गया था यहां पर। समझे? समझे बात को? और उसमें अगर तुम्हारे टॉपर्स की 12वीं में टॉप किए थे वाली मार्कशीट मिल गई तो कितना अच्छा लगेगा कि बताइए सालों करोड़ों साल बाद पता चलेगा कि अच्छा बबुआ 12वीं में टॉप किए थे। समझे? ये सब अवशेष में पता चलेगा, ऐसे ही कोई विलुप्त नहीं हो जाएगा, मरने के बाद भी तुम्हारे अवशेष अमर रहते हैं, यही कहती है पृथ्वी और यही है भूगर्भीय प्रमाण। बुझे? का हो? बूझे कि नहीं बूझे? समझ गए? बहुत बढ़िया, ऐसे ही पता चलता है। अब थोड़ी सी कहानी को अलग दृष्टि से देखते हैं। तो ठीक है भाई, तो क्या कुछ उमर नाम रखा गया है कि इतनी लंबी चौड़ी अगर पृथ्वी थी तो हमने उसका कुछ नाम रखा है क्या? बोला हाँ हमने नाम रखा है। ये देखो ये डायग्राम कुछ दिख रहा है, जब से पृथ्वी शुरू हुई है तब से, समझाने के लिए है नॉर्मल, जब से पृथ्वी शुरू हुई है और जहां पे आज हम रह रहे हैं, यहां पर गाड़ी घोड़ा चला रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, ये पूरे पृथ्वी का समय है। इसको हम दो तरीके से बांटते हैं। पहला समय हम बांटते हैं यहां पर एराज का, कि यहां पर एरा है, यहां पर ये एरा है। अब ये कितने हैं? कल बताया था मैंने कि सबसे पहला समय अजोइक था जहां पर जीवन नहीं था। उसके बाद कौन आया? आर्कियोजोइक, आर्की बैक्टीरिया का जीवन था। फिर कौन आया था? अरे बोलो, फिर कौन आया था? प्रोटोजोइक। उसके बाद कौन आया? पैलेजोइक। उसके बाद कौन आया? मीजोजोइक और सीनोजोइक। डायग्राम में लिखा है, छाप लियो, पैलेजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। बहुत बढ़िया। कोई तुमसे पूछे कि सीनोजोइक कितने साल पुराने का इतिहास है तो बताना, जो क्या बोलते हैं हमारे पास सीनोजोइक है वो 100 मिलियन वर्ष है। पृथ्वी का जो इतिहास पता चल रहा है वो 500 मिलियन वर्ष का पता चल रहा है, कि 5 मिलियन ईयर एगो से इस दुनिया के प्रमाण हमें मिलते जा रहे हैं। तो एरास कितने हैं? रटो इसको इस बात पे अभी के अभी, नहीं तो प्रमाण मिलेगा तो क्या बताओगे कि इतने मंदबुद्धि थे कि हम एरास का नाम याद नहीं रख पाए। थू थू हो जाएगी पूरे एरास के बाद। आज के 5 मिलियन वर्ष बाद जब तुम्हारे प्रमाण मिलेंगे तो उस प्रमाण में क्या पता चलेगा कि तुम बेवकूफ थे, तुम्हें इतना याद नहीं हो पा रहा था कि पैलेजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। सोचो कितनी बेइज्जती होगी। उस प्रमाण के लिए पढ़ लो, पैलेजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक, ये 3 समय जो है हमारे लिए काम के हैं। ठीक है भाई, इसको अब हम पीरियड्स में बांटते हैं।
और टुकड़ा टुकड़ा करो जी। ये 100 साल का 100 मिलियन वर्ष पूर्व का जो है बड़ा कहानी बहुत लंबा है। थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े में बात करो, वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी कर दो। नहीं तो क्या बताओगे इतिहास में कि तुम लाइक भी नहीं करते थे, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए शाम को 6 बजे हमसे मिलते रहना, समझे? बताएंगे तुम्हें गजब का इतिहास फिर तुम्हारी जिंदगी का। और एक बात, ऊपर की वीडियो को जो वो है लिंक है उस पे जाके ज्वाइन कर लेना। अगली कहानी आते हैं भाई। तो जब हम समय के साथ शुरुआत करते हैं तो हमें पता चलेगा भाई कि इस दुनिया की जो दुनिया है, ये जो जीवन इस दुनिया में आ रहा है, नीचे से लेकर अगर अपन ऊपर तक जा रहे हैं तो आपको पता है सबसे पुराना कौन? सबसे पुराना। नीचे से ऊपर की तरफ में जाएंगे तो अब हम बात करते हैं पीरियड्स की। पीरियड्स की बात करें मतलब हम बात कर रहे हैं पीरियड की, मतलब काल। वो युग था, ये काल है। छोटे छोटे टुकड़ों में बात करते हैं, जैसे 10 सालों का दशक होता है ना, 100 सालों की शताब्दी होती है, वैसे ही अब टुकड़े टुकड़े में बांटते हैं। तो इस दुनिया में जो युग हुए, एराज हुए, वो 3 हुए, मतलब लगभग 6 हुए, लेकिन 3 हमारे काम के हैं। पैलेजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। याद हो गया ना? कहो हाँ। हाँ, अब नीचे से ऊपर चलते हैं। तो अब हमारे पास नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो हमारे पास सबसे पुराना जो समय था उसका नाम था मेरे बच्चे कैम्ब्रियन। मेरे साथ कमेंट सेक्शन पे बोलना कि सबसे पुराना पीरियड जो हमें ज्ञात है वो कैम्ब्रियन है। कैम्ब्रियन है। उसके ऊपर पता चला मेरे बच्चे, उसका नाम है ऑर्डोविसियन। ये सब याद करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या चीज है यार। थ्योरी तो ऐसी लंबी लंबी थोड़ी थोड़ी सब पढ़ते हैं, हम थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं कि नीचे सबसे पहले कौन था? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन। उसके ऊपर कौन था? सिलूरियन। क्या नाम था इसका? सेलूरियन, ये नाम है। उसके ऊपर कौन था? डेवोनियन। क्या नाम था इसका? डेवोनियन। ऐसे नाम लग रहे हैं ना, कुछ जबरदस्त लग रहा है ना नाम, कुछ बेहतर सा नाम है, पढ़े लिखे टाइप का नाम लग रहा है। कहीं दिख रहा है ऐसा लल्लू मुन्ना ऐसा करके कुछ नाम दिख रहा है क्या? नहीं, बड़े नाम दिख रहे हैं। तो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डेवोनियन पुराने नाम थे, ऐसे ही थोड़ी रखे जाएंगे। फिर कौन आया? कार्बोनिफेरस। ये वो टाइम था, कार्बोनिफेरस। यहां से डायनासोर वगैरह बनना शुरू हो गए थे कार्बोनिफेरस के बाद में। इसके बाद आया पर्मियन। क्या नाम आया था? पर्मियन। और एक बात और बताता हूं, वे पिक्चर सबने देखी होगी तुमने। उसके बाद ट्राइएसिक, और उसके बाद आया कौन कौन देखा? जुरासिक पार्क जी। जुरैसिक पार्क को जुरैसिक क्यों कहा गया था पता है? जिस समय डायनासोर इस दुनिया में रहते थे वो जुरैसिक काल था, वो जुरैसिक काल था। उसके बाद आया क्रिटेशियस, और क्रिटेशियस के बाद इस दुनिया में अभी जो चल रहा है उसे हम कह देते हैं कि वो क्वाटरनरी है। मतलब इसे अपन मान सकते हैं क्रिटेशियस, क्वाटरनरी, जो भी है, जो भी बोल देना उसके ऊपर में, क्वाटरनरी। ये पॉइंट अपन मानते हैं, और ये हम मानते हैं कि अभी हम इस दुनिया में रह रहे हैं। कौन कौन आया? फिर से सोचो एक बार कि नीचे से ऊपर तक जाने पर पीरियड्स के नाम पे हमारे पास उसे भी क्रिटेशियस कह सकते, क्वाटरनरी बोल सकते हैं। टर्शरी और क्वाटरनरी ऐसा करके एक वर्ड मानता है। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइएसिक, जुरैसिक, और उसके बाद क्रिटेशियस, और उसके बाद क्वाटरनरी। ये वक्त का नमूना है, ये वक्त का पूरा समय है जो जिस मिट्टी पे दिखाई देगा। इधर पे मिला तो डेवोनियन में पैदा हुआ था, इधर पे मिला तो पृथ्वी पर पैदा हुआ था, मतलब का पर्मियन में, फिर जुरैसिक, फिर ट्राइएसिक। ऐसा करके हमें प्रमाण मिलता है इस दुनिया का कि ये दुनिया ऐसे बनी हुई थी। ये है दुनिया का प्रमाण। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो ये प्रमाण यहां पर हमारा कंप्लीट हुआ। इसे और भी डिटेल में बताने के लिए मैं एक टॉपिक और यूज करूंगा जो नेक्स्ट डे आएगा कल। फिर मैं आपको बताऊंगा कि नीचे से लेकर ऊपर तक कौन कब कैसे बना। कौन कब कैसे बना उसे कहते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, जो आखिरी में फिर एक बड़ा टॉपिक बन के उभरता है। हम उस पे बात करेंगे। समझ गए बॉस?
पक्का। अब दूसरी बात आती है कि ठीक है ठीक है ठीक है, जान गए, कुत्ता थे क्या जी पहले जमाने में, है? फिर ऐसे ही दूसरी बात आती है, अरे ये क्या हुआ जी, नेटवर्क इश्यू आ रहा है। अभी चल रहा है, अभी आ रहे हैं, अभी क्लियर है ना? हाँ ठीक है, चलो अभी क्लियर है। उसी तरह ऐसे ही हम लोगों को नाम दे देते हैं यार, कि जो जैसा समय पे था वैसा जैसी प्रवृत्ति होती कह देते हैं ना, वैसे ही हम लोगों के लक्षण देखेंगे और लक्षण के आधार पर हम कह देंगे कि भैया ये कैसा कैसा है, कौन कैसा बन रहा है, वो एक प्रमाण बनता है। तो इस प्रमाण की कहानी ऐसे, अरे आ रही ना अभी आवाज, क्लियर है ना? अभी ठीक, अभी ठीक आवाज आ रही है, आ रही है अभी क्लियर? अभी क्लियर आ रही है? अरे यार वीडियो को लाइक वाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलो दूसरे प्रमाण पे आते हैं कि दूसरा कोई प्रमाण है क्या? हां, हम लोगों के शरीर के गुण देखेंगे और उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमारा कोई प्रमाण है, कोई मिलता जुलता है क्या, तो कहेंगे उसको। तो शरीर की, शारीरिकी जिसको अपन कहते हैं, आकाकृति विज्ञान, शरीर की संरचनाएं, ये प्रमाण कहती हैं। जस्ट लाइक हमारे पूछ में पूछ आ जाए तो कह देंगे ना, बंदर थे क्या जी पिछले जमाने में, बंदर हो का कह नहीं देंगे। वैसे ही पूरे शरीर में अगर बाल बाल आ जाए तो भालू कह देंगे तुम्हें, ठीक है? ज्यादा तेज बोलोगे, बहुत ज्यादा बोलोगे तो कह देंगे पिछले जमाने में कुत्ता रहा होगा, ऐसे कहते हैं ना। वैसे ही यहां पर भी होता है, शरीर की संरचनाएं देखते हैं, हड्डियों को देखते हैं। अच्छा आपको बताऊं मैं, मेरे शरीर में एक ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, फेलेंजस है, इतनी ही हड्डियां शेर में भी होती हैं, समझे? तो मेरे में और शेर में बहुत समानता है, समझे? समझ रहे हो? चीते में भी उतनी हड्डियां होती हैं, मैं इससे पढ़ाता हूं और वो उससे दौड़ने का काम करता है, समझे बात को? तुम्हारे पास भी होती है, दिल छोटा मत करो, सभी मनुष्यों में होती है, ठीक है? अब जितनी हड्डियां तुम्हारे पास है उतनी ही लगभग लगभग वेल के पास भी होती है, वो भी तैरने का काम करती है। वैसे ही हड्डियां जो हैं बाकी लोगों के पास में भी होती हैं, तो समझे मेरी बात को? तो ये बात है, शारीर की जीवों में वर्षों पूर्ण विद्यमान जीवों के बीच में एक रूपता और विभिन्नता दर्शाता है। आपके शरीर में जो लक्षण है वो आपकी किसी से समानता और आपकी किसी से भिन्नता दर्शाता है। जैसे हम अपने बंदरों को जब कभी देखते हैं तो हमें देखकर लगता है कि हाँ यार बहुत गुण हमसे मिलते जुलते हैं, तो पता चलता है हाँ ये पूर्वज रहा होगा, पर बहुत कुछ अलग भी है। तो ये समानता किसी के साथ शारीरिकी की और अंतर, ये दोनों हमें ये बात का प्रमाण देता है कि ये कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ तो बदलाव है। तो इस प्रकार से हम चीजों को समझते हैं। आइए देखते हैं कैसे समझते होंगे भाई। जैसे उदाहरण देखा जाए समजातता का। अब ये समजातता होती क्या है भाई? तो समजात अंगों को समझते हैं। आइए समझते। सबसे पहले कुछ अंग ऐसे हैं जिसे हम समजात अंग कहते हैं। ऐसे लक्षण जिसे कह सकते हैं कि भैया जिनकी उत्पत्ति एक जैसी रहे। जैसे एग्जांपल देखो, मैं ये है बेटा ह्यूमन का हाथ है, ये ह्यूमन का हाथ है, ये डॉग के सामने वाला हाथ है, ये बर्ड्स है पक्षियों का, और ये वेल का है। कहां कुत्ता, कहां मनुष्य, कहां पक्षी और कहां वेल, है ना? सब लोग अलग अलग है ना, लेकिन सबके अग्रपाद में हड्डियों की संख्या समान है। इस बात से तुम्हें क्या पता चलता है? बताओ बताओ बताओ। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि जब हमारी हड्डियां समान है तो हमारे पूर्वज भी समान रहे होंगे। लेकिन मैं उससे पढ़ाने लगा तो मेरा हाथ अलग हो गया। कुत्ता उससे दौड़ता है, उसका आकार अलग हो गया। चमगादड़ उससे उड़ता है या फिर पक्षी उससे उड़ते हैं, उनका हाथ अलग प्रकार का हो गया। और उसी प्रकार से वेल उससे तैरती है तो उसका हाथ अलग प्रकार से हो गया। क्या समझ आया? आप देखिए इन लक्षणों को, इन डायग्राम को देखिए कि भैया मनुष्य का हाथ जो है वो भी वैसे ही है, उतने ही हड्डियां हैं। चीते के हाथ में भी उतनी ही हड्डियां हैं। वेल के फ्लिपर्स में भी उतनी ही हड्डियां हैं। बैट के मतलब जो चमगादड़ है उसके हाथ में भी उतनी ही हड्डियां हैं।
तो ये हड्डियां आपको क्या बता रही हैं? ये हड्डियां आपको बता रही हैं भैया कि इन हड्डियों से समानता तो है, कुछ तो बात है तुम दोनों में, कुछ तो बात है कुत्ते में और मनुष्य में, कुछ बात तो है समान, पक्का कुछ ना कुछ लक्षण मिलते जुलते हैं, है ना? यही बात है। तो समझे बात को। तो जैसे हमारे पास वेल है, चमगादड़ है, चीता है और मानव है, सभी स्तनधारियों के अग्रपाद की अस्थियों में समानता होती है। हां, थोड़ी बहुत आकार ऊपर नीचे अलग अलग हो सकता है, आकार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर है तो उतने ही ना। तो जब है उतने, तो ये क्या बात बताते हैं? इसे हम कहते हैं समजातता। सो व्हाट इज समजात अंग? क्या मतलब होता है होमोलोगस अंग का, और ये हमें क्या बताता है? समान पूर्वज, समान पूर्वज वाले जीव, ये बात याद रखना, जिनके पूर्वज समान थे। अरे यार, जैसे क्या हुआ, दो लोग हैं, ठीक है, अब कैसे अजय और विजय दो लोग थे, पहले मूवीज में दिखाता था अमिताभ बच्चन, दो डबल रोल है, एक पुलिस वाले के घर पे चले गए और एक जो है वो चोर के घर पे पहुंच गए। पुलिस वाले के घर पे जाने वाला वो पुलिस वाला बन गया और चोर के घर पे जाने वाला और बड़ा चोर बन गया। बाद में मिले, अजय विजय तुम तो मेरे भाई हो। क्या बात है, उत्पत्ति समान, कार्य अलग अलग। समझे? यही कहते हैं कि जिनकी उत्पत्ति समान हो, समान पूर्वज वाले जीव, जिसे हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति उसकी क्या है बच्चे? उत्पत्ति समान है, परंतु कार्य अलग अलग हो। कार्य क्या हो? अलग अलग। जब कार्य अलग अलग होगा तो ऐसे अंगों को कौन सा अंग कहेंगे भैया? उस अंग जो होते हैं वो समजात अंग कहलाते हैं। कौन सा अंग कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। ये कोई प्रवृत्ति है क्या? बोलना हाँ, ये एक प्रवृत्ति है, और इस प्रवृत्ति को हम कहते हैं समजातता। समजातता का मतलब होता है होमोलॉगी। होमोलॉगी समजातता कहलाता है। अच्छा, ये कौन प्रकार का विकास है क्या जी? बोलना हाँ, ये विकास है। ये कैसा विकास है कि इनकी उत्पत्ति एक हुई है, लेकिन आगे जाकर 4-5 प्रकार के बन जाएंगे। 4-5 प्रकार के बन जाएंगे, ये सब लोग बदल जाएंगे, अलग अलग जगह चले जाएंगे, और जब सब अलग अलग चले जाएंगे तो एक प्रजाति से 1, 2, 3, 4, 5 प्रजाति बनी है। इस विकास को हम कहते हैं मेरे बच्चे अपसारी विकास। अपसारी विकास का मतलब होता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब होता है बदलाव लाना। ऐसे ही तो हुआ था। हम मनुष्यों को देखो, जब पैदा हुए होंगे शुरू में एक जैसे थे, अब जाके देखो इंग्लैंड वाला कैसे दिख रहा है, जापान वाला कैसा दिख रहा है, नाइजीरिया वाला कैसा दिख रहा है, चाइना रसिया वाला कैसा दिख रहा है, इंडिया वाला कैसा दिख रहा है, श्रीलंका वाला कैसा दिख रहा है। सब अलग अलग दिखने लगे हैं ना। भविष्य में ये सब अलग अलग प्रजाति बनेंगी। पहले बिल्ली, शेर, चीता जितने भी थे सब एक प्रजाति के थे, अब सब अलग अलग प्रजाति बनी है ना। तो ये 3 बातें ध्यान रखना है मेरे बच्चे, 3 बातें। व्हाट इज समजात अंग? ऐसे अंग जिनके पूर्वज समान थे पर कार्य अलग अलग हो गया इसलिए बदल गए। कार्य अलग अलग हो गया इसलिए बदल गए। दूसरी बात, ऐसे अंगों को समजात अंग कहेंगे। ऐसी प्रकृति को हम कहेंगे समजातता, और ऐसे विकास को हम कहेंगे अपसारी विकास। क्या ये 3 बातें दिमाग में बैठ गई? समजात अंग शो करते हैं अपसारी विकास। हमें देख के पता चला कि भैया ये कुत्ते तो हमारे समान दिखते थे। हमें देख के पता चला कि ये वेल तो अपनी है, चमगादड़ अपना है, ये चीता अपना है, ये हमारा पूर्वज था, ये हमारा पूर्वज था, हम पहले ऐसे थे, इनसे ही हम बने हुए हैं। कुछ बूझे कि ना बूझे जी? वीडियो लाइक करो। पूर्वज समान, तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हारा मिलन करवा रहे हैं, और तुम्हें है कि वीडियो लाइक तक नहीं करना है, शेयर तक नहीं करना है, सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रहे हो, और ऊपर में बोले एक तो लिंक भर देना क्रांति बैच ज्वाइन करने का, वो तो कर ही नहीं रहे हो। बहुत गलत बात है, कर देना। समझे? का हो? समझे?
अरे कमेंट सेक्शन पे सब पूर्वज थे। अच्छा, चीता से समान कह दें तो बड़ा खुशी, कुत्ते से समानता कह दिए तो है कुत्ता समानता, ऐसा थोड़ी होता है। कुत्ता भी पूर्वज था, मानना पड़ेगा। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन समझे बूझे कि नहीं, समझ रहे हो? हाँ, मनुष्य को थोड़ा सा कुत्ते के साथ समानता होती है। ये बात कटु है, सत्य है तो है भाई, है तो है। अब क्या कर सकते हो? मतलब तुमको चीता के साथ कह देंगे तो बड़ी खुशी हो जाएगी, या कुत्ते के साथ कह दिया तो दुखी हो गए। ऐसे मनुष्य हैं। जानवर तो जानवर है, कुत्ता तो ज्यादा प्यारा होता है बेचारा, बल्कि होता ही नहीं होता है। चलो आगे बात करते हैं। मुझे भी बहुत पसंद है कुत्ते, बिल्कुल। ओके बॉस, इस प्रकार की समानताओं को साझे पूर्वज के साथ रिश्ते का पता चलता है कि क्या रिश्ता है तेरा और मेरा, समझे? रिश्ता पता चलता है इससे। तो जब भिन्न भिन्न क्रियाकलाप करते हैं परंतु उनकी शारीरिक संरचना समान है, उसे हम कहेंगे समजात अंग। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फेलेंजस, ये उदाहरण अकशेरुक हृदय और मस्तिष्कों का भी है। हमारे पास जो हृदय है, हमारे पास जो मस्तिष्क है, उसका उदाहरण भी यही है। हम इसे समजातता कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं, होमोलॉगी कहते हैं। अब ये सिर्फ मनुष्यों में नहीं, हम ये जानवरों में भी, पौधों में भी देखते हैं। पौधों में देखो जरा, ये है बोगनविलिया, कांटा सबने देखा होगा। ये है हमारा कुकुरबिटा यानी खीरा, कद्दू आदि का प्रजाति। भैया इनके पास जो है ना, और इनके पास, इसके पास होता है ऐसा करके प्रतान, और इनके पास होते हैं कांटे। अब आपको पता है किसी ने लगाए कांटे और किसी ने लगाया प्रतान, लेकिन दोनों के अंग समान है और उस अंग का नाम है अक्षीय कलिका। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ये बात याद रखना। ये बनाया बोगनविलिया का कांटा, कांटे, और ये है प्रतान, लेकिन किसी ने बनाए कांटे, किसी ने बनाए प्रतान, पर दोनों की संरचना बेसिकली एक ही है और वो है अक्षीय कलिका। पता चल रहा है ना समानता? तो देख लो यहां पर पेड़ों में भी बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबिटा के प्रतान। याद रखना, कांटे एवं प्रतान, कांटे बोगनविलिया में, कुकुरबिटा में प्रतान होगा। यह समजातता का प्रदर्शन करता है, और यह समजातता का प्रदर्शन करता है कि भैया दोनों के पूर्वज समान थे। काम बढ़ना, बदल गए, पानी में चले गए तो तैरना सीख गए, हवा में उड़ने लग गए तो उड़ने सीख गए। ऐसे ही सीखता है, ऐसे ही बदलाव आता है। नाइजीरिया चले गए, काले हो गए, इंग्लैंड चले गए, गोरे हो गए, इंडिया में रह गए, सांवले रह गए, जापान में चले गए, ऐसी आंखें हो गई, चाइना चले गए तो और छोटी आंखें हो गई, बस दाढ़ी मूंछ हट गई। ऐसे ही प्रजाति बदलती है, और क्या है, खत्म। अब इसी तरह भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण संरचना वही रूप ले लेती है। कहता है कोई साइंस की भैया तुम जैसे काम करोगे वैसे ही बन जाओगे, वैसे ही रूप से बना जाएगा। समझे? यह विकास अपसारी विकास कहलाता है। इसे हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। यह समझाता है जिनमें पूर्वज समान होते हैं। पूर्वज समान होते हैं, लेकिन याद रखना, जैसे ये हैं बिल्लियां हैं, यही आगे जाकर बिल्ली, चीता, बाघ और ये सकाला वाला लेपर्ड वगैरह जो बना है, सब ऐसे ही बनता है। ये सब ऐसे ही बनते हैं, यही तरीका है विकास का। उसी तरह से अब एक नई बात आती है, एनालॉगी, संवृत्ति। अब ये क्या है? संवृत्ति का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बट रहे हैं, इसमें एक और चीज आती है कि दो अलग अलग प्रकार के जीव कभी कभी समान काम भी करते हैं। दो अलग अलग प्रकार के जीव कभी कभी समान काम भी करने लग जाते हैं। अब जैसे हम तुमको बताएं, पक्षी है, पंख से उड़ता है, तितली अपने उपांगों से उड़ लेती है, दोनों उड़ रहे हैं ना, काम समान है कि नहीं है? तो इस तरीके से और कहानियां आती हैं। वेल जो है अपने अग्रपाद से उड़ती है, डॉल्फिन अपने फ्लीपर से तैरती है, और डॉल्फिन फ्लीपर से तैरती है। दोनों के पास अलग अलग अंग है, लेकिन काम समान है, और जब काम समान होगा तो यह समानता और बढ़ती है, यह समानता और बढ़ती है। तो यहां पर आते हैं समवृत्ति अंग। अब यह क्या चीज है बॉस? क्या लिख दिया? यह है समवृत्ति अंग, इसे कहते हैं एनालॉगी। समवृत्ति का मतलब होता है एनालॉगी। अब एनालॉगी क्या है जी? एनालॉगी का मतलब यह होता है अलग अलग अंग है,
अलग अलग प्रजाति, अलग अलग अंग, परंतु समान कार्य कर रहे हैं, परंतु समान कार्य करते हैं। अब जब समान कार्य करते हैं तो कहेंगे तुम भी वही हम भी वही, चलो इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं, समझे, इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। तो अलग अलग अंग है परंतु समान कार्य करेंगे। ये कौन सा अंग है भैया? समवृत्ति अंग है, समवृत्ति अंग कहलाएगा। प्रवृत्ति का नाम क्या होगा? प्रवृत्ति का नाम होगा समवृत्तिता। क्या नाम होता है? समवृत्तिता। ऐसा कुछ अगर करोगे तो समवृत्तिता हो जाएगी। और दूसरी तीसरी बात क्या होता है? तीसरी बात होती है यहां पर जिसे अपन कहेंगे अभिसारी विकास है। यहां पर दो लोग मिलकर एक बन रहे हैं, इस विकास को हम क्या कहेंगे? अभिसारी विकास। देखो जैसे ये तितली है, जैसे ये क्या है? तितली है, और ये है मान लो पक्षी। दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों के काम समान हैं। इसके पास उपांग था, इसके पास अग्रपाद था, और दोनों समान काम करते हैं, उड़ते हैं, तो दोनों में समानता आ जाती है। और ये समानता क्या लाती है? ये समानता आती है, समवृत्तिता कहते हैं इसको। तो जैसे पक्षी और तितलियों के पंख एक जैसे दिखते हैं लेकिन इनके पूर्वज समान नहीं है, इनके पूर्वज समान नहीं है। और जब इनके पूर्वज समान नहीं है और ना ही संरचना समान है, ना संरचना समान है ना पूर्वज समान है, लेकिन काम एक जैसे कर रहे हैं। और जब काम एक जैसे कर रहे हैं तो क्रिया को संपन्न करते हैं, ये समवृत्तिता कहलाती है। जैसे इसमें देखो, ये पेंगुइन है, ये पेंगुइन है, ये कौन है? पक्षी है। ये डॉल्फिन है, ये क्या है? स्तनधारी। लेकिन दोनों तैरते हैं तो दोनों के पास फ्लिपर पाया जाता है, समझे। पेंगुइन जो है पक्षी है, उड़ना चाहिए था लेकिन पानी में रहता है, तैरने गुण है इसके अंदर। डॉल्फिन है, स्तनधारी है, पानी में रहेगा, तैरने गुण है। दोनों के पास अलग अलग स्ट्रक्चर, काम एक जैसा कर रहे हैं। इसके अलावा ये बर्ड्स के पंख हैं, ये तितली के पंख हैं। जैसे ये ऑक्टोपस की आंखें हैं, ये ह्यूमंस की आंखें हैं, जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों देख रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, समवृत्तिता आती है। उसी तरह से ये फ्लीपर्स है, पेंगुइन के फ्लीपर, डॉल्फिन के फ्लीपर्स, दोनों जो हैं, कोई पक्षी है कोई स्तनधारी है, तैर रहे हैं, समवृत्तिता कहलाती है। उसी तरह से भैया ये क्या है? बताओ बताओ, रंग तो देखा ही होगा कभी, बड़ा मीठा सा लगता है, क्या कहते हैं इसको? स्वीट पोटैटो। क्या है बेटा ये है रूट, और ये क्या है? पोटैटो। ये किससे बना होता है? स्टेम। तो एक है भैया तना और एक है भैया जड़, लेकिन भोजन का संचय करते हैं, इसलिए दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। और जब ये दोनों एक जैसे दिखाई देंगे क्या कहलाएगा? समवृत्तिता कहलाता है। समझे बात को? भैया ये हमारा लंग्स है, ये हमारा लंग्स है, दुनिया भर की चीजें होती हैं, और ये है इनका ट्रैकिया। ये क्या है? इनका ट्रैकिया। दोनों अलग अलग अंग है लेकिन काम क्या कर रहा है? श्वसन, सांस लेना दोनों का काम है। और जब दोनों का काम सांस लेना है तो जब हम काम ही समान कर रहे हैं तो समान अंग कहलाते हैं। कुछ इस तरीके से हम पता लगाते हैं समजातता और समवृत्तिता का। बुझे? कहा हो? वीडियो लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, और वो बेल आइकन कौन प्रेस करेगा? कौन करेगा? तुम करो, जल्दी से करो, फटाफट। बहुत हुआ रिक्वेस्ट, आदेश कर रहे हैं, कर दो फटाफट जल्दी से। और ऊपर में लिंक है, फिल कर देना बबुआ, समझे। अब एक और बात बताते हैं, ये भी ठीक है, चलो मान लिए, ये भी एक विकास का क्रम है। इससे भी कुछ लोगों का पता चला, इससे भी कुछ लोगों का पता चला कि हां तुम समान, कौन पास का कौन दूर का, सब पता चला। गुण समान है, आखिर में भले दो अलग अलग लोग हैं लेकिन भाई तो भाई होते हैं, आखिर में जाकर मिल जाते हैं। देखा है आप लोगों ने ना, यही है समवृत्तिता, यही है समवृत्तिता। अब एक चीज और आती है जिसे हम कहते हैं बायोकेमिकल एविडेंस, जैव रासायनिक प्रमाण। अब ये क्या चीज है यार? तो तुम बैक्टीरिया को उठा के देखो, उसके पास भी डीएनए है, तुम्हारे पास भी डीएनए, उसके पास भी एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, तुम्हारे पास भी वही, उसके पास भी प्रोटीन, तुम्हारे पास भी प्रोटीन। तो क्यों ना कह दें कि दोनों समान थे? तो कुछ लोगों ने कहा बायोकेमिकल एविडेंस,
कि तुम्हारे शरीर में पाए जाने वाले रसायन और भी बहुत सारे जीवों से समान है, मतलब वो तुम्हारे पूर्वज थे, वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारे हिसाब से पूर्वज थे। तो याद रखना, प्रोटीन, जीन की कार्य क्षमता, डीएनए, आरएनए, ऐसी बहुत सारे लोगों में क्रियाशीलता एक समान है। तुम भी डीएनए से एमआरएनए वैसे ही बनाते हो, वो भी वैसे ही बनाते हैं, हम भी डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन वैसे ही बनता है। जब प्रक्रियाएं समान है तो पूर्वज भी समान होंगे, याद समझना। तो जैव रासायनिक पूर्व भी साझा परंपरा की इशारा करती हैं, ये बताती हैं कि तुम्हारे पूर्वज समान थे, क्योंकि तुम्हारे बीच संरचनात्मक समानता है। तुम्हारे पास भी डीएनए, हमारे पास भी डीएनए, भाई भाई हमें दोनों। बैक्टीरिया के पास डीएनए, मेरे पास भी डीएनए, वाह वाह क्या बात है, दोनों भाई भाई हैं, ऐसा ही पता चलता है। फिर हम आएंगे नेक्स्ट सेशन पे, एक और पार्ट, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, भूभौगोलिक प्रमाण। इसमें एक एडेप्टिव रेडिएशन एक नया टॉपिक ऐड होता है, वो भी मैं बताऊंगा फिर बाद में। भौगोलिक प्रमाण, ये भी एक प्रमाण है जो पता चलता है यार कि इससे भी विकास हो सकता है आखिर। अब इससे विकास कैसे होगा? सो यार, एक समय पे आपने कभी देखा होगा, कभी एक बार डार्विन साहब थे, वो कभी गए एक गैलापागोस आइलैंड पे गए, वहां पर उन्होंने देखा कि काले रंग का 25-30 प्रकार का पक्षी है, मतलब 25-30 टाइप के पक्षी हैं, सारे के सारे काले एक जैसे, पर सबकी चोंच अलग अलग है। सबकी क्या है? चोंच अलग अलग है। अब ये क्या जलवा है, ये क्या तरीका है कि भैया सबके संरचना एक जैसे पर चोंच अलग अलग है? तो पता ये चला कि यार एक क्षेत्र में रहने वाले जीव पहले एक जैसे थे, फिर इनको खाने में कमी आई, खाने में दिक्कत होने लग गई। तो इन्होंने क्या किया, कोई कंकड़ खाने लग गया, कोई पत्थर खाने लग गया, कोई पत्ती खाने लग गया, कोई बीज खाने लग गया, कोई फल खाने लग गया, कोई कीड़े मकोड़े खाने लग गया, कोई कुछ और खाने लग गया। तो जिसका जैसा खाना बना वैसे चोंच बना दी इन्होंने। और यह भी एक विकास को प्रदर्शित करता है कि अगर तुम अपने खाने पीने को बदल देते हो तो तुम्हारे खाने की संरचनाएं बदल सकती हैं। यह भी एक विकास हुआ कि नहीं हुआ? यह भी एक विकास हुआ कि नहीं हुआ कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले प्रजाति जो है एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्र में प्रसारित होते हैं। इसे अनुकूली विकिरण, एडप्टिव रेडिएशन कहते हैं। यह एडप्टिव रेडिएशन है कि जैसा देश वैसा भेष, जैसी जरूरत वैसा ही सारी संरचनाएं। याद रखना, डार्विन की फिंच इसका उदाहरण है कि डार्विन के फिंच की चोंच बदल गई भाई साहब। कीड़ा खाते थे, कीड़े टाइप खाने वाली सोच हो गई, चोंच हो गई। सोच रहे हो? जैसा छोटा छोटा जैसा जैसा खाना खाओगे वैसी वैसी संरचना बनेगी। ये सब डार्विन है, लेकिन सबकी चोंच बदल गई। ये भी विकास का प्रमाण है। वैसे एक एग्जांपल आता है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का, शिशुधाम है, ये पॉइंट निकल कर आता है। अरे यार, अभी चल रहा है क्लियर? चलो बॉस, अब इतनी ही चीजें पढ़ते हैं, कल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। और फिर तस्मानियन वॉल्फ, इसके ऊपर नीट 2023 में क्वेश्चन है, तो इसको कल थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, ठीक है। नीट 23 का क्वेश्चन इसके ऊपर था कि बताओ कौन कौन मार्सुपियल्स हैं, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो चलो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी।